तो पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में, जो कि लेक्चर फर्स्ट था 11th क्लास के स्टूडेंट्स का, उसमें आप लोगों ने, हमने आपको बताया था कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी कितनी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं इसकी, इसके बारे में चर्चा की थी। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि तत्व किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, इसका भी अध्ययन कर लिया था। एक चॉकलेट क्वेश्चन 2-3 थे, उसमें एक था कि वो कौन सी अधातु है जो ब्रोमीन अवस्था में पाई जाती है। देखो रिवीजन भी करते रहिए, मैं नहीं कराऊंगा, आप करिए पर डे, ठीक है, और आपके टेस्ट की भी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है एक क्या बता रहा था मैं, तो इस प्रकार से जो है आपने धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया, उपधातु पढ़ लिया, और जो पारा धातु है, पारा के साथ साथ गैलियम, फ्रेंसियम, सीजियम द्रव अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। उपधातु सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, इस प्रकार की एंटीमनी, ये सब उपधातु कहलाती हैं, जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं। ये पढ़ लिया था। शायद मेरी समझ से मिश्र धातु रह गया था, एलाओइज, ठीक है। मिश्र धातु को आप पढ़ लीजिए। धातुओं का मिश्रण, जब कई धातुएं आपस में मिश्रित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करती हैं तो हम उसे मिश्र धातु नाम से पुकारते हैं। जैसे कि कांसा है, पीतल है, स्टील है, ये सब मिश्र धातु के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आपके नोट्स में जो कल मैंने PDF डाली थी पिछले लेक्चर में, उसमें ये मिश्र धातु भी मेंशन है, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं तत्वों के गुणों की, तत्वों के यौगिकों के गुणों की। क्या चर्चा करने जा रहे हैं? तत्वों व यौगिकों के गुण। तो तत्वों और यौगिकों के गुण क्या होते हैं, जनरली कौन कौन से गुण तत्वों और यौगिकों के होते हैं, उनका अध्ययन आज हम इस आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। तो सबसे पहला है, एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला भंगुरता, दैट मीन्स केमिस्ट्री में इसको कहते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है। भंगुरता क्या? भंगुर पदार्थ किसे कहेंगे? जो टूट कर बिखर जाए, टूट कर बिखर जाने वाले पदार्थों को, टूट कर बिखर जाने वाले पदार्थों को हम भंगुर पदार्थ कहते हैं। टूट कर बिखर कौन जाता है? जो दादा अड़ियल प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, किसी की सुनी नहीं रहा है, जिसके अंदर किसी के प्रति कोई अच्छा भाव ही नहीं है, कोई नम्रता का भाव ही नहीं है। हमेशा आप देखो कि जब आंधी आती तो कौन से पेड़ गिर जाते हैं? बे पेड़ अक्सर गिर जाते हैं जिनमें लोच नहीं होती, जिनमें झुकाव नहीं होता इस प्रकार से। और आप कई पेड़ ऐसे होते हैं, आंधी आती है ऐसे झुकते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो भंगुर पदार्थ किन्हें कहेंगे? जो टूटकर बिखर जाएंगे। तो टूटकर कौन बिखरेगा? जो कठोर होगा। जैसे नमक की डेली लीजिए आप, बहुत कठोर होती है, किसी खोपड़ी पे मार दो बड़ी सी नमक की डेली तो सिर फट जाएगा उसका, ठीक है। तो नमक की डेली पर जब हम प्रहार करते हैं, चोट मारते हैं, तो वो टूटकर बिखर जाता है। टूटता ही नहीं, बिखर जाता है। कांच है, कठोर है, उसको आप तोड़िए तो वो टूटकर बिखर जाएगा। तो किसी पदार्थ में टूटकर बिखर जाने के गुण को भंगुरता कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। तो किसी पदार्थ को चोट पहुंचाने पर उस पदार्थ का टूटकर बिखर जाना क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है, ब्रिटलनेस कहलाता है, ठीक है। हमारा अगला गुण है, तत्वों व यौगिकों के अगले गुण का अध्ययन करते हैं, वो है तन्यता। तन्यता अर्थात डक्टिलिटी, ठीक है। तन्यता, डक्टिलिटी क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा उसके तार खींचे जा सकते हैं, तार, वायर, तो ऐसे गुण को हम तन्यता कहते हैं। और यह गुण सबसे ज्यादा प्लेटिनम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लेटिनम में। मेटल के तार होते हैं, ठीक है, तो प्लेटिनम में ये गुण बेटा सबसे ज्यादा पाया जाता है। किसमें ये गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है? प्लेटिनम में सबसे ज्यादा ये गुण पाया जाता है, तन्यता का। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा उसके तार खींचे जा सकते हैं, उसे उसकी तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? तीसरा है आपका आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, दैट मीन्स
मोलिएबिलिटी। आघात वर्धनीयता मीन्स, आघात माने आघात मतलब चोट, वर्धनीयता मीन्स बढ़ना, यानी चोट पहुंचाने पर जो बढ़ जाए, फैल जाए, यानी किसी धातु, ये गुण धातुओं में पाया जाता है मोस्टली, ठीक है। जब किसी धातु को हम पीटते हैं तो वो पतली सीट में परिवर्तित हो जाता है, पतली सीट में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी पदार्थ को पीट कर उसकी पतली सीट बना लेने की क्रिया, यानी उसमें पतली सीट में परिवर्तित हो जाने का गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता। और आघात वर्धनीयता का सबसे ज्यादा गुण गोल्ड अर्थात सोने में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोने में पाया जाता है। इसीलिए सोने के जो आभूषण होते हैं, कितने छोटे 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 आभूषण जरा जरा से बना देता है सुनार, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे आभूषण बन जाते हैं, सुनार बना देता है। तो सोने में ये गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। नाम से स्पष्ट है, आघात माने चोट पहुंचाना, वर्धता माने बढ़ जाना। चोट पहुंचा करके किसी पदार्थ को पीट कर उसको पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाए वो, तो उसका ये गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता अर्थात मोलिएबिलिटी। इसके बाद है चौथा है आपका कठोरता। कठोरता मतलब हार्डनेस, हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस का डिस्क्रिप्शन आप कैसे करेंगे? किस, जब दो चीजें होंगी दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि एक कील को लाइए और इस बोर्ड पर खरोचिए, तो क्या होगा? बोर्ड खरोच जाएगा। तो हार्ड कौन हुआ? कील हार्ड हुई या बोर्ड? कील हार्ड हुई ना, कील ने बोर्ड को खरोच दिया। तो किसी पदार्थ में, किसी एक पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ को खरोचने की प्रवृत्ति, खरोचने का गुण कठोरता कहलाता है। किसी एक पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ को खरोचने का गुण कठोरता कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका पांचवा उत्फुल्लन। उत्फुल्लन अर्थात इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस, उत्फुल्लन अर्थात इफ्लोरेसेंस क्या होता है? कुछ ऐसे हाइड्रेटेड पदार्थ होते हैं, हाइड्रेटेड पदार्थ, जैसे कि आपका FeSO4 इस FeSO4 को अगर आपने खुले वातावरण में रख दिया तो इसका जो H2O है वो उड़ जाता है, उड़ जाएगा, पता नहीं कहां चला जाएगा, ठीक है। तो किसी हाइड्रेटेड पदार्थ को खुले वातावरण में रख देने से, ये जल के मॉलिक्यूल जो जुड़े होते हैं इस पदार्थ वो हाइड्रेटेड पदार्थ कहलाता है। किसी हाइड्रेटेड पदार्थ को खुले वातावरण में रख देने से उसके क्रिस्टलन जल का वातावरण में उड़ जाना उत्फुल्लन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्फुल्लन कहलाता है। इसी प्रकार से अगला पदार्थों का गुण होता है, छठा होता है आर्द्रता। इसको इधर करते हैं, जगह कम है। आर्द्रता ग्राही प्रकृति अर्थात हाइग्रो, ये आपका छठा गुण है, हाइग्रो स्कोपिक नेचर। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, इस नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस वहां से उसको लोड कर लीजिएगा और उससे कॉपी पर नोट अवश्य कर लीजिएगा। मैं हर वीडियो में बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। हाइड्रो, इसको एक कॉपी बना लीजिए विधिवत, उसमें क्योंकि आपको क्लास मिलने जा रहे हैं इसलिए उसको आराम से उस पर नोट करती जाइए, ठीक है। आर्द्रता ग्राही प्रकृति अर्थात हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या है? इसका जस्ट उल्टा। उत्फुल्लन में क्या है? क्रिस्टलन जल बाहर निकल गया, और इसमें क्या होगा? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि CuSO4, इसको अगर आप वातावरण में रख देंगे तो ये बदल जाएगा काहे में? CuSO4, और ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा और चेंज हो जाएगा इस कंपाउंड में CuSO4 5H2, यानी नमी को एब्जॉर्ब करके क्या कर लेता है? हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बना लेता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही पदार्थ, और उनका ये प्रकृति, उनका ये गुण कहलाता है आर्द्रता ग्राही प्रकृति। इसी प्रकार से आप देखें सातवां जो गुण है, वो सातवां गुण क्या है? प्रसवेद्धता। प्रसवेद्धता, प्रसवेद्धता, ठीक है, यानी डेलिक्विशेंस।
डेली क्वेश्चंस प्रसवेदता और आर्द्रताग्राही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन दोनों को मिक्स करके पढ़ लीजिए, दोनों को मिक्स करके पढ़ लीजिए। आर्द्रताग्राही प्रकृति, आर्द्रताग्राही जो पदार्थ होते हैं वो भी नमी एब्जॉर्ब करते हैं और प्रसवेद पदार्थ भी नमी एब्जॉर्ब करते हैं। दोनों में अंतर कितना है? ये इतनी नमी एब्जॉर्ब करता है कि केवल हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनता है, वो पदार्थ हाइड्रेटेड हो जाता है, लेकिन प्रसवेद पदार्थ इतनी नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वे काय में बदल जाते हैं, विलयन बन जाता है उनका। जैसे कि बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, NaOH, KOH, इतनी नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि विलयन बन जाता है इनका। इसी प्रकार से CaCl2 है, MgCl2 है, ठीक है, FeCl3 है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि प्रसवेद पदार्थ कहलाते हैं। तो अब दोनों ये आर्द्रताग्राही पदार्थ भी नमी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्रसवेद पदार्थ भी नमी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आर्द्रताग्राही पदार्थ जो हैं वो नमी को एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन प्रसवेद पदार्थ नमी को एब्जॉर्ब करके विलयन बना रहे हैं। नमक NaCl में नमी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता 0 होती है, लेकिन वो जो सेल जाता है वो उसका जो विलयन बन जाता है वो उसमें उपस्थित MgCl2 की अशुद्धि के कारण होता है। यही MgCl2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग में आ गया मेरे, तो मैंने आपको बता दिया। नमक में MgCl2 की उपस्थिति अशुद्धि पाई जाती है और इस MgCl2 की वजह से ही बेटा वो नमी को एब्जॉर्ब करके विलयन बना लेता है। क्या बना लेता है? विलयन बना लेता है, सॉल्यूशन बना लेता है। समझ में बात आ गई? तो वे पदार्थ जो नमी को एब्जॉर्ब करके बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करके क्या बना लेते हैं? विलयन बना लेते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रसवेद पदार्थ कहते हैं, और उनका ये गुण प्रसवेदता अर्थात डेलिक्विसेंस कहलाता है, और ऐसे पदार्थ डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो पदार्थों का गुण होता है, तो इसको मैं जो है यहाँ पे मिटा देता हूं। समझ गए होंगे आप इतना? ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला जो गुण है, वो अगला गुण क्या है? अगला जो हमारा गुण है वो है अपर रूपता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अपर रूपता, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, अपर रूपता अर्थात एलोट्रॉपी क्या है? ये 7वां, ये 8वां गुण है ना। एलोट्रॉपी क्या है? जब एक ही पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाए, एक ही तत्व के एक से अधिक रूप हों, तो उन रूपों को हम कहते हैं अपर रूप। क्या कहते हैं? अपर रूप, यानी एलोट्रॉप्स। ठीक है, और इस गुण को अपर रूपता अर्थात एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर क्या है? कार्बन। कार्बन के वैसे तो बहुत रूप होते हैं, कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन प्रमुख रूप से 3 अपर रूपों में पाया जाता है। हीरा, पहला क्या है? हीरा। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। तीसरा क्या है? कोयला। ठीक है, और चौथा क्या है? बहुत सारे हैं, फुलरीन होता है, फुलरीन। 5वां क्या है? काजल। काजल भी क्या है? एक कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, काजल भी क्या है? एक कार्बन का अपर रूप होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अपर रूप होते हैं, लेकिन ये 3 अपर रूप प्रमुख रूप से हैं, जिनमें से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। शुद्धतम अपर रूप हीरा का कौन है? कार्बन है। वो सॉरी, कार्बन का सब शुद्धतम रूप कौन है? हीरा है। ठीक है, तो कार्बन का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप कौन होता है? हीरा होता है। हीरा सबसे ज्यादा शुद्ध रूप होता है कार्बन का। समझ गए ना बेटा? ठीक है, तो अपर रूपता किसे कहते हैं? जब एक ही तत्व, इसमें भी कार्बन, 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 एक ही तत्व जब एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, तो उन रूपों को अपर रूप कहते हैं, और यह गुण कहलाता है अपर रूपता। क्या कहलाता है? अपर रूपता। इसी प्रकार से और भी 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबको पता होगा, लेकिन अपर रूप इस टाइम दिमाग में नहीं आ रहे होंगे।
जिनके दिमाग में आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑक्सीजन के अपर रूप, 2 अपर रूप होते हैं ऑक्सीजन के। एक तो आपका ऑक्सीजन ही है जिसे आप O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O2 से। और दूसरा इसका अपर रूप होता है ओजोन। क्या होता है? ओजोन होता है, जिसे O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखें, ऑक्सीजन के ये 3 अपर रूप होते हैं, सॉरी 2 अपर रूप होते हैं। ऑक्सीजन के कितने अपर रूप होते हैं? 2 अपर रूप होते हैं। इसी प्रकार से आप देखें और भी देख लीजिए। फास्फोरस के अपर रूप, किसके अपर रूप? फास्फोरस। ये आपका जो फास्फोरस है ये भी कई रूपों में पाया जाता है, जिनमें से 3 रूप प्रमुख हैं। सफेद फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा है काला फास्फोरस। इस सफेद फास्फोरस को धूप में रख दो, यहां पर धूप में रख दीजिए तो ये पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीला फास्फोरस बदल जाएगा। तो सफेद ही पीला होता है, सफेद और पीला दोनों अलग अलग नहीं है। सफेद फास्फोरस को धूप में रखने पर कैसा हो जाता है? पीला। और फिर से छाया में रख दो तो कैसा हो जाएगा? फिर से सफेद हो जाएगा। ठीक है, तो फास्फोरस के इस प्रकार से अपर रूप होते हैं। इसी प्रकार से सल्फर के भी अपर रूप होते हैं। रोम्बिक सल्फर, कोलाइडी सल्फर, ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर, बहुत सारे आपके लिए पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपर रूपता क्या है? जब एक ही तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसके उन रूपों को कहते हैं अपर रूप अर्थात एलोट्रॉप्स, और ये गुण कहलाता है अपर रूपता। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रॉपर्टी देखें। आपका जो अगला प्रॉपर्टी है वो क्या है? समाकृतिका। क्या है? समाकृतिका। आइसोमॉर्फिज्म, ये कौन सा है? ये शायद नमा होगा। आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, समाकृतिका क्या है? समान आकृति का। शब्द में ही उत्तर छुपा होता है, हेडिंग में ही उत्तर छुपा होता है, ढूंढने की कोशिश किया करो। समाकृतिका शब्द का अर्थ क्या है? समान आकृति का, जिसकी आकृति समान हो। अब आकृति जैसे कि आप यहां पर 2 एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, FeSO4 × 7H2O तथा ZnSO4 × 7H2O। आप देखें जैसी आकृति इसकी वैसी आकृति इसकी, तो ये दोनों एक दूसरे के कौन हो गए? समाकृतिक पदार्थ हो गए। कौन हो गए? समाकृतिक पदार्थ हो गए। और इनका ये गुण क्या कहलाएगा? समाकृतिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समाकृतिका कहलाएगा। बस लास्ट अब और बचा है 10वां यौगिकों का गुण बचा है, पदार्थों का गुण, तत्वों का गुण। वो क्या है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्व आधा धा यहाँ पे, ऊर्ध्वपातन। दैट मीन्स सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सबने पढ़ रखा होगा सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन क्या है? सिंपली क्या होता है कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वो काहे में कन्वर्ट होता है? द्रव में। और जब हम उस द्रव को और गर्म करते हैं तो वो काहे में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको गर्म करने पर वे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को ही हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहा जाता है। इन पदार्थों के रूप में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर कौन है? कपूर, आयोडीन। और इनमें भी सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर कौन है? कपूर है। बात समझ में आ गई? कपूर है, आयोडीन है, नौसादर। नौसादर का फार्मूला जानते हो? NH4Cl। ठीक है, नौसादर, कपूर, आयोडीन, नौसादर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, एंथ्राक्विनोन,
ये पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर एक ठोस अवस्था से सीधे, इसमें नहीं आएंगे द्रव्य में, ठोस अवस्था सीधे गैसीय अवस्था में चले जाएंगे। तो ऐसे इस पदार्थों का, ये तत्वों का ये गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो आज हमने तत्वों यौगिकों के गुणों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। तो मैं समझता हूं आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पुनः एक बार सुन लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और लॉकडाउन में घर पे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर पे है, समय है, और PDF मैं लगातार आपके लिए भेजता रहूँगा, उसे आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।